लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मसलन एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के वाटर। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लें तो अगर हम इस रिएक्शन की इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहें कि इस रिएक्शन में कितनी हीट जो है इवॉल्व होगी या कितनी एब्जॉर्ब होगी, तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में बॉन्ड टूट रहे हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर हमें ये एनर्जीज पता चल जाएं कि हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनता है उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, तो हम ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ये फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये डाटा दे दिया जाए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, तो अब एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जी। इसमें तो पहले तो फार्मूला जो है ये एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है ये किसकी इक्वल होगी, ये होगी समेशन ऑफ बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज है तो इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, ये रिएक्टेंट की है, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये प्रोडक्ट की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में क्या फ़र्क है देखें। डिसोसिएट करने का मतलब अलग अलग है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं, एटम अलग अलग, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वही एटम जब मिल के दोबारा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में आपने मालूम क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है रिएक्टेंट की है वो चाहिए, प्रोडक्ट की है बॉन्ड एनर्जी वो चाहिए, तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आर लिख लेते हैं पूरा लिखने की बजाय। तो अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो 436 है। अब मैं इधर डाटा लिख लूँ ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 436 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज़ होगी ये हमें रिक्वायर्ड होगी। ऑक्सीजन के लिए है जी दी हुई है 493 किलो जूल, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसकी है जी 460। तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा, समीशन कर लेना, 2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस, ये हाइड्रोजन इधर लिख लें, प्लस 1 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन माइनस वाटर जो है। इसमें अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये 2 है, एक ये बॉन्ड है एक ये बॉन्ड है, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 460, ठीक हो गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, 460 की बजाय आप पहले ये लिखें ना, फिर वैल्यू पुट करें 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू 436 प्लस 1 इंटू 493 माइनस 4 इंटू 460, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो 2 से मल्टीप्लाई करें ना कितना आ जाएगा, 12, 6 और 1 7, 8 प्लस 493 माइनस 24। अब इन दोनों को ऐड कर ले, 5
1 13, ऐसे हो गए ना, 5 16 12 और 1 13 -1840। अब इसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करें तो आंसर जो है वो आपके पास आएगा जी 474 किलो जूल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। इस प्रोसेस में एनर्जी जो है रिक्वायर्ड नहीं है। माइनस का मतलब ये है कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बॉन्ड जो बनता है एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा है। ये देखें, तो ओवरऑल जो है फिर क्या होगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो है एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये तो थी जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी से हम इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आपको डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो बता दी जाएगी कि इसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इस फार्मूले से कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो है प्रोसेस है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है या दिस इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज ही होगी। तो कितनी रिलीज होगी ये कैसे मेजर किया जाए, इसकी जो है डिटर्मिनेशन है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, it is the amount of heat evolved when 1 mole of H ion released by an acid combined with 1 mole of OH ion released by a base and form 1 mole water। 1 मोल वाटर बने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से, ये एसिड और बेस से आएंगे। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी माइनस साइन है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन है। क्लियर हो गया? अब ये किस तरह से मालूम की जाए प्रैक्टिकली कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम मालूम करना चाहते हैं। तो ये 1 मोल H आयन कहाँ से आएगा? फ्रॉम एन एसिड। और ये कहाँ से आएगा? ये फ्रॉम अ बेस, किसी बेस से आएगा। अब इसके लिए जो अपरेटस यूज़ किया जाता है, सारे मेजरमेंट करनी है तो कोई अपरेटस यूज़ होगा, उसको कहते हैं ग्लास क्लोरीमीटर। ग्लास क्लोरीमीटर से हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और जो आपकी बुक में यूज़ किया गया है अपरेटस वो कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर है। पुरानी जो बुक्स हैं उसमें ग्लास क्लोरीमीटर है, ग्लास कैलोरीमीटर। ठीक, और आपकी जो बुक है इसमें ग्लास क्लोरीमीटर की बजाय कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर जो है वो यूज़ किया हुआ है, कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। तो कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर या ग्लास क्लोरीमीटर ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है इसकी मेजरमेंट करते हैं। जो ओल्ड बुक है वो ग्लास क्लोरीमीटर, जो नई बुक आ गई है आपके पास उसमें कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर है जी। अच्छा, अब ये किस तरह से मालूम करते हैं, कॉफ़ी कप क्लोरीमीटर हो या ग्लास क्लोरीमीटर हो, तो ये किस तरह से मालूम करेंगे? ये इस तरह से मालूम किया जाता है कि ये सपोज़ हमारे पास ये वुडन बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स होता है, ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वुड जो है ये क्या है, इंसुलेटर है। कॉफ़ी कप
आप लोगों ने देखा होगा कि शादियों में आजकल वो डिस्पोजेबल कप आ गए हैं थर्मोकोल के, यानी उसमें आप गरम कहवा डालें, कश्मीरी चाय गरम डालें तो हाथों को जो है वो हीट फील नहीं होती। यानी वो भी ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जिससे हीट जो है उस कंटेनर से बाहर नहीं आती। तो पहले वक्तों में ये ग्लास कैलोरीमीटर जो थे ये वुडन लकड़ी के बनते थे, वुडन बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि ग्लास है तो ग्लास जो है यानी इसके अंदर एक बीकर रखते थे, बीकर है, और इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता था ताकि हीट जो है वो बाहर ना आए। और इसके ऊपर लिड है, इसमें 2 होल होते थे, एक में थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर हो गया, और दूसरे में जो है स्टेरर होता था। अब करते क्या थे जी, इसमें आपने एक नोन अमाउंट जो है किसकी ऐड करनी है, एसिड की, और उसके बाद यानी आपने जब एसिड इसमें डाल दिया या बेस इसमें डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले एसिड डाल दें या बेस डाल दें। वो कहते हैं ना, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे तो दोनों सूरतों में क्या होगा, खरबूजे का ही नुकसान होगा, खरबूजा ही कटेगा। तो आप पहले इसके अंदर बेस डाल दें या पहले एसिड डाल दें। करना क्या है कि आप इसके अंदर एसिड या बेस डाल के इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेंगे, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर जब नोट कर लेंगे तो उसके बाद इसमें अगर पहले एसिड डाला हुआ है तो फिर बेस डाल दें, अगर पहले बेस डाला हुआ है तो फिर एसिड डाल दें। लेकिन जो अमाउंट आपने एसिड या बेस की इसमें ऐड करनी है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि कितनी ऐड की है। और उसके बाद जो है हीट ज़ाहिर है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव और OH9 एसिड और बेस से आएंगे, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो वाटर को मिलेगी, जो ज़ाहिर है एसिड और बेस जो है वो एक्वा सोल्यूशन में है, तो पानी के अंदर वो हीट आ गई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर थर्मामीटर आपने लगाया हुआ है, थर्मामीटर जो है इंडिकेट कर देगा। उसके बाद फिर जो है कैलकुलेशन करके आंसर जो है आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या करते हैं जी, सपोज करते हैं कि इसमें वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl लिया गया। कितना लिया गया है जी, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनिशियल टेम्परेचर मैंने नोट कर लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद इसमें आपने बेस डाला, उसका भी वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH, ये भी 50 अपनी। अब जाहिर है ये छोटा होता है तो इसकी कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 ml का, इससे ज़्यादा नहीं है कि आप एक बीकर बहुत बड़ा जो है वो यूज़ कर लिया 1 लीटर का, ऐसी बात नहीं है, छोटा बीकर होता है। तो वॉल्यूम जो है जो इसके अंदर आप एसिड या बेस डालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ज़ाहिर है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर बनाएंगे और इस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होगी, हीट जो है वाटर पिक करेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर जो है, फाइनल टेम्परेचर सपोज 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी क्या होगा, 26.5 माइनस 20, तो ये आ जाएगा जी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन भी हो सकता है, ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस केल्विन में भी आप ले सकते हो, सेंटीग्रेड में भी। एक बच्चा कहता है सर ये सेंटीग्रेड में जो है और केल्विन में ये बराबर कैसे हो जाएगा। बेटा मैंने जो है दोनों टेम्परेचर का जो सेंटीग्रेड में है उसका डिफरेंस लिया है तो 6.5 आएगा। अगर आप इसमें 273 ऐड करते हैं, इसमें भी 273 ऐड करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं, वो डिफरेंस भी यही आएगा। तो हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लिया। अब जो हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, हमें ये पता है, यानी हम ये जानते हैं कि 1 ग्राम वाटर जो है ये क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी पानी की, और फिर टेम्परेचर चेंज, यानी टेम्परेचर जो चेंज करना है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो हीट इसके लिए 4.18 जूल रिक्वायर्ड होगी। यानी 1 ग्राम वाटर उसका 1 डिग्री टेम्परेचर अगर चेंज करना हो तो उसके लिए 4.18 जूल जो है हीट देनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर वाटर जो है
1 की बजाय 100 ग्राम हो और टेम्परेचर चेंज जो है ये 1 डिग्री रहे, तो फिर हीट क्या हो? आप 4.18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही है ना कि अगर यहाँ पे पानी जो है 100 ग्राम लिया जाए और टेम्परेचर चेंज यही हो, तो इसके लिए हीट जो है 4.18 मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई यहाँ आपने 100 कर लिया तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, अब अगर 100 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर चेंज जो है 1 नहीं है, टेम्परेचर चेंज 6.5 डिग्री है, तो फिर हीट कितनी चाहिए? देखें, 100 ग्राम हो, 1 डिग्री हो तो इतनी चाहिए। अब वाटर आपने 100 ही कर लिया, ये चेंज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि 4.18 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, ऐसे हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट इवॉल्व होगी, ये 4.18 जो है ये क्या होता है? ये सिर्फ वाटर के लिए, हर एक के लिए नहीं है। ये जो हीट है ना, ये तो नहीं जितनी जो है मर्जी जो है आप वाटर की क्वांटिटी रखें, नहीं, स्पेसिफाइड है क्वांटिटी 1 ग्राम वाटर, तो फिर ये स्पेसिफिक हीट हो गई किसके लिए? वाटर के लिए। देखिए स्पेसिफिक हीट जो है, जैसे आप नाम से ही बता रहे स्पेसिफिक, कि आपने किसी सब्सटेंस को फिक्स कर लिया कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो क्या है? 1 ग्राम, और टेम्परेचर चेंज क्या है? 1 डिग्री, तो उसके लिए जो हीट चाहिए होगी वो क्या है? वो क्या है? 4.18, तो वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर हम क्वांटिटी जो है वो फिक्स नहीं करते, टेम्परेचर चेंज जो है 1 डिग्री रखते हैं, आपने क्वांटिटी नहीं चेंज की, आपने क्वांटिटी फिक्स नहीं की, टेम्परेचर फिक्स कर लिया कि 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, क्वांटिटी फिक्स नहीं की। फिर एक दफ़ा सुन लें कि क्वांटिटी जो है आपने फिक्स नहीं की, टेम्परेचर चेंज कर लिया फिक्स 1, तो आप मुझे बताएं कि हीट जो होगी उसकी अमाउंट क्या क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए 1 ग्राम के लिए और होगा, 10 के लिए और होगा, 100 के लिए और होगा, 1000 के लिए कुछ और होगी। तो वो हीट जो होगी वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी जो है ये वो अमाउंट होती है हीट की जो किसी भी सब्सटेंस की जो है अमाउंट के लिए, अमाउंट फिक्स नहीं है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना हो तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ हीट कैपेसिटी। लेकिन जब हम स्पेसिफिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस सब्सटेंस की क्वांटिटी फिक्स कर दी। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो ये होती है कि 1 ग्राम जो है किसी सब्सटेंस का हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करना हो तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो ये वाटर के लिए है 4.18। तो आप 4.18, ठीक है, इसको जो है C कर लें, दिस इज स्पेसिफिक हीट। इसमें 100 क्या हो गया? 100 जो है ये वाटर की क्वांटिटी है, यानी दिस इज मैस ऑफ द सब्सटेंस यानी वाटर, और ये 6.5 क्या है? दिस इज डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें स्पेसिफिक हीट का पता हो, हमें मैस का पता हो, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज का पता हो, तो हम वो हीट की अमाउंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ बुक्स में शायद जो है एस लिखा हो, बाज़ जो बुक्स हैं ना उसमें स्पेसिफिक हीट जो है वो एस से है, लेकिन आपकी बुक में मैं देख रहा हूँ कि एस से नहीं सी से लिखा है। सी इज़ स्पेसिफिक हीट, ये जो है स्पेसिफिक है हीट, और एम जो है ये मैस है, डेल्टा टी जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा कहता है सर हमने तो यहाँ पे 50 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है और इसमें 50, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 हो गया ना। अब इस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये वॉल्यूम है, अगर डेंसिटी हम ज्यूम कर लें 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो ये मैस कितना हो गया? फिर 100 ग्राम हो गया ना, नहीं समझे? देखें, अगर हम वॉल्यूम जो है ये कह रहे हैं कि 50 + 50 ये हो गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और डेंसिटी जो है ये 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो मैस किसके इक्वल हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम 100 है, तो ये जो है क्यूबिक सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, तो मैस जो है 100 ग्राम। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा Q = mc डेल्टा टी, या C m डेल्टा टी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो m जो है ये मैस हो गया 100,
C जो है स्पेसिफिक हीट है 4.18 इंटू डेल्टा टी 6.5। अगर हम बुक में देखें कि एक बुक में एक न्यूमेरिकल है, उसमें ये 6.5 जो है, ये अगर हम इसको 26.9 कर लें तो ये जो है क्या हो जाएगा जी, उसकी कैलकुलेशन दी हुई है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तो आप 6.5 की बजाय 6.9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये सॉल्व हुआ है तो वहाँ से मैं देख के आपको बता देता हूँ। तो ये आंसर जो है ये आएगा 2.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 होगा। यस, 10 की पावर 3 जॉल। क्लियर है? जॉल कैसे आ गया? 100 क्या है भाई? 100 क्या है? 100 ग्राम है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट 4.18, इसका यूनिट क्या है जी? स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा? ये देखिए, यानी आपने क्वांटिटी जो है वो मेंशन की हुई है और ये होगी 4.18 पर ग्राम है ना, ये आपके सामने मैंने लिखा कि 1 ग्राम के लिए ये पर ग्राम आ गई। और इसके साथ साथ क्या है? पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी तो है ना। देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ना ये, तो इसका मतलब है कि 4.18 जॉल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड ये आ गई, इनटू 6.9, इसका यूनिट क्या है? सेंटीग्रेड। अगर केल्विन है तो केल्विन में कर लें, सेंटीग्रेड, तो इससे ये कैंसिल हो गया और जो है ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट जॉल। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आप जो है ना जब ये लिखें तो इसके साथ इनके यूनिट लिख लें, आप देखेंगे यूनिट कैंसिल होते जा रहे हैं और फाइनल आपके पास आ गया जॉल। अब क्योंकि ये हीट इवॉल्व हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं -2.9 इंटू 10 की पावर 3 किलो। ये आ गया जॉल, दिस जॉल। अब माइनस साइन क्यों है? ये माइनस जो है साइन, ये क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि हीट जो है, हीट इज इवॉल्व, यानी ये एक्सोथर्मिक है, इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो हीट इवॉल्व हुई है, नेगेटिव साइन से हम इसे शो करेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस हीट को मैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहूँ या ना कहूँ? ये सवाल है, कहूँ या ना कहूँ, हाँ या ना। कहता है बोलो हाँ या ना। तो ये बेटा हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमने कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर रखा है या ग्लास कैलोरीमीटर रखा है, इसमें जो एसिड और बेस हैं वो कितने मोल एच आयन के रिलीज़ कर रहे हैं। भाई ये 1 मोल एच आयन 1 मोल ओ एच आयन जब मिलेंगे तो जो हीट इवॉल्व होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया? अब हमें ये देखना है कि ये जो हीट इवॉल्व हो रही है इसके अंदर, ये कितनी क्वांटिटी एसिड और बेस की जो है इसमें मिलाई गई है। यानी आपको जो क्वांटिटी मिलाई गई है वो तो पता है ना, 50 है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये 50 क्यूबिक सेंटीमीटर कितने मोल एच आयन रिलीज करते हैं। यानी हमें मोल की तरफ आना है। ये क्लियर हो गया था आपको? हीट जो इवॉल्व हुई है वो क्या थी जी? अभी हमने जो फाइंड किया है 2.9 इंटू 10 की पावर 3 जॉल, साथ माइनस साइन है, हीट इवॉल्व हुई है। अब आपने 9th 10th में मोलैरिटी पढ़ा है। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ओवर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अब हम क्यूबिक डेसीमीटर को ख़त्म करना चाहें तो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हाँ जी, मोलैरिटी किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ मोल ओवर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आप इस क्यूबिक डेसीमीटर को ख़त्म करना चाहते हैं, किस में चेंज करना चाहते हैं? किस में चेंज करना चाहते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक जो है डेसीमीटर को ख़त्म करके क्यूबिक सेंटीमीटर लाना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने इसको ख़त्म करना है और किस में चेंज करना है? किस में चेंज करना है कि पता जी किस में चेंज करना है? वो चेंज करना है आपने क्यूबिक सेंटीमीटर। एनु कैंसिल करोगे ना तो ये ऊपर आ जाएगा ना क्यूबिक। अगर यहाँ 1 हो, 1 से 1 कैंसिल, या 1000 क्यूब, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो। अच्छा, एक और
तरीका भी कर सकते हैं, चलें वो भी मैं आपको बता दूं। हमारे पास है, चलें पहले ये कर लेना, मोल इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो एसिड और बेस है उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ ऐड किया है, उसका वॉल्यूम। अच्छा जी, कितना था जी वॉल्यूम, 50 क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर। आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं और किस में चेंज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं क्यूबिक डेसीमीटर में। आप यहाँ क्यूबिक डेसीमीटर लिख लो। ये बताएं एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, आप यहाँ लिख लें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसी है ना, 1000 होते हैं ना, एक में कितने होते हैं ये। अगर यहाँ डेसीमीटर है, अगर यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर है, आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर से कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा जी 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो एक कैंसिल करते हैं तो 0.05 मोल आ गए। क्यों भाई, 0.05 हो गए ना, 0.05 सॉरी क्यूबिक डेसीमीटर। ये समझ आ गया, ये नहीं आया, मेरा ख्याल आ गया होगा। फिर एक दफ़ा सुन ले, हमारे पास जो एसिड था वो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो हमने इसमें ऐड किया है, ये हमने 50 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मोलर HCl ऐड किया है, ठीक है। अब इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, क्यूबिक डेसीमीटर में, क्योंकि इसकी मोलरिटी हमें पता है 1 मल्टीप्लाइड बाय। अब क्यूबिक डेसीमीटर बनाने हैं किसके, 50 के, तो आप कैसे बनाएंगे, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हमने किस में चेंज करना है, क्यूबिक डेसीमीटर में। तो जिसमें चेंज करना हो वो यहाँ पे लिखें क्यूबिक डेसीमीटर, और एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं वो यहाँ पे लिख लें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ताकि ये कैंसिल हो जाए। इसका मतलब है कि आप 50 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये हो गया जी 0.05, तो ये नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे जी 0.05, ठीक है। ये इसका यूनिट भी होगा ना, इसका यूनिट क्या है, ये आपके सामने लिखा है मोल, ये कैंसिल, ये आपके पास मोल आ गए। यानी कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर में या ग्लास कैलोरीमीटर में जो H आयन है, ये एसिड से आ रहे हैं, वो कितने हैं, 0.05। अब इसी तरह आपने OH आयन जो है इसकी मोल निकाल ली, मोलरिटी उसकी भी 1 थी, 1.05, तो ये कितने आ गए 0.05 मोल। जैसे H आयन के, ठीक है, आपने जो है मोल फाइंड करने हैं, तो जो एसिड की मोलरिटी है उसको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में होना चाहिए, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आप उसको कन्वर्ट कर लें, ऐसी कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीट इवॉल्व हुई है, ये हमें अब पता चल गया ये कितनी क्वांटिटी के लिए हुई है, ये हुई है जी हीट इवॉल्व्ड व्हेन 0.05 मोल H आयन कंबाइन विद 0.05 मोल OH आयन, ठीक है। तो ये कितनी आएगी, -2.9 × 10⁻³ जॉल। अब पर मोल कितनी होगी, हमें तो पर मोल चाहिए, पर मोल के लिए हमें इस हीट को 2.9 डिवाइडेड बाय 0.05 करना होगा, 10⁻³ जॉल। तो ये आंसर जो है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो करें, ये आंसर जो आएगा 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ जॉल, ठीक है जी, ये आ गया, ये पर मोल आ गए, जॉल पर मोल। क्यों पर मोल, क्योंकि आपने एक मोल के लिए निकाली है, तो ये हीट आ गई। अब आप इस जॉल को किलो जॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं, जॉल को किलो जॉल में चेंज करना, जिसमें चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे लिखें, यहाँ पे जॉल कैंसिल होगा, ये जॉल से जॉल कैंसिल होगा ना, तभी तो ये कितने हैं 5.8 × 10⁻⁴, माइनस भी साथ, ठीक हो गया। अब ये बताएं कि 1 किलो जॉल में कितने जॉल होते हैं, ये पता होना चाहिए। 1 किलो जॉल में कितने होते हैं, पता होना चाहिए था ना, 10⁻³ ये कैंसर, और किलो का मतलब भी 1000 होता है। अब आपके पास आंसर आ गया -5.8 × 10⁻⁴, के ऊपर आके 3 हो गया, तो 10 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 58 किलो जॉल पर मोल
यानी ये हीट जो है ये इवॉल्व होगी। ये न्यूमेरिकल्स जो है बोर्ड में आ सकता है कि आपको एसिड और बेस का वॉल्यूम दिया जाएगा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिए गए होंगे, और जो हीट इवॉल्व होगी वो आपने फाइंड करनी है, और उससे जो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद अब हम नेक्स्ट टाइम यानी कल जो है हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कल ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। वो रह गया फिर वो डिफरेंट छोटे छोटे जो हैं हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, मोलर हीट कैपेसिटी है, वो मैंने आज बता तो दिया है, लेकिन कल फिर करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के जी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।